जय हिंद सभी को। आज से शुरू हो चुकी है आपकी हिंदी व्याकरण की क्लासेस। आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, भैया हिंदी व्याकरण कब शुरू होगा, हिंदी व्याकरण कब शुरू होगा। तो आज से शुरू हो चुकी है आपकी हिंदी व्याकरण की क्लासेस। और आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पहले दहलीज पर पैर रखने वाले हैं। इसका नाम है वर्ण परिचय। ये वर्ण परिचय जो टॉपिक है, ये बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण के लिए। ठीक है ना। अगर आप वर्ण परिचय को अगर बेहतरीन तरीके से आप नहीं समझेंगे, अगर वर्णों पर आपकी पकड़ अगर मजबूत नहीं होगी, तो आप पूरे हिंदी व्याकरण को समझने में आप उतने सामर्थ्य नहीं हो पाएंगे जितना आपको होना चाहिए। तो हिंदी व्याकरण के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका नाम है वर्ण परिचय। ठीक है ना। ये टॉपिक को, और खासकर उन टॉपिकों के लिए जो वर्ण से संबंधित है। हम बताए थे जो जब सिलेबस बता रहे थे आपको कि हिंदी व्याकरण का क्या सिलेबस है, तो उसको 3 भागों में बांट करके बताए थे। तो वो पहले जो भाग है जो वर्ण से संबंधित है, उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वर्ण परिचय पर अगर कमांड नहीं होगा, अगर वर्णों पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं होगी, तो वो जैसे में हो गया संधि की बात किया जाए, समास की बात किया जाए, प्रत्यय की बात किया जाए, उपसर्ग की बात किया जाए, तो सारे के सारे टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक आपको वर्णों पर पकड़ मजबूत नहीं होगी। तो वर्ण अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, और आज इसको एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम विस्तृत लेवल पर इसको क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, सबसे पहले इसके सिलेबस को देखते हैं। इसका जो सिलेबस है, देखिए, हिंदी व्याकरण का हम सिलेबस बताए थे कि ये 3 भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में हम बताए थे कि वो टॉपिक जो वर्ण से संबंधित होगा, और वर्ण से संबंधित होगा। देखो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला का ही नाम है वर्ण परिचय। वर्ण परिचय बोल दो, वर्णमाला बोल दो, वर्ण विचार बोल दो, सब एक ही टॉपिक का नाम है। ठीक है। तो भागवान में हम सबसे पहले वर्णमाला आज पढ़ रहे हैं। और अगर वर्णमाला पर अगर तुम्हारा कमांड अगर ठीक से नहीं हुआ, वर्णों पर अगर पकड़ मजबूत नहीं हुआ, तो आपका भूल जाना कि वर्तनी तुमको समझ में आएगा। वर्तनी तुम्हारे समझ से बाहर है। संधि और समास तुम लोग को समझ में आएगा नहीं आएगा। उपसर्ग, प्रत्यय, समास एवं समास विग्रह, ये सारे के सारे टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक आपका वर्णमाला वर्णों पर पकड़ मजबूत नहीं रहेगा। तब तक ये सारे टॉपिक को समझने में आप समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो वर्ण परिचय कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला जो होगा, पहला भाग में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण से संबंधित टॉपिक को, दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे शब्द से संबंधित टॉपिक को, और तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे वाक्य से संबंधित टॉपिक को। समझ में आया। तो इस तरह से करके हम लोग 3 भागों में हिंदी व्याकरण को खत्म करेंगे। ठीक है ना। चाहे आप क्लास 9th के बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 11th के बच्चे हैं, क्लास 12th के बच्चे हैं, या फिर कंपटीशन एग्जाम के बच्चे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे हैं। ठीक है ना। वो सभी के लिए हिंदी व्याकरण है। ठीक है ना। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ण परिचय आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। वर्ण परिचय, वर्ण वर्ण पढ़ रहे हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। देखिए क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। ठीक है ना। या भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे। जैसे इसमें आता है आपका आ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, इसी तरह से करके आता है पूरा अंत अह तक। उसके बाद बात किया जाए कहलन, खहलन, गहलन, डॉट 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 आदि। इस तरह से क्या होता है, हमारा क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है ना। जब हम इस तरह से एक बार पिछले वर्ष जब हम पढ़ा रहे थे कि वर्ण इस तरह से होता है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। तो एक लड़का आता है और पूछता है कि भैया एक बात बताइए कि जो बड़ी वाली जो ई बनता है वो कैसे बनता है, जो बड़ा वाला जो ऊ बनता है वो कैसे बनता है, ए कैसे बनता है, ए कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है, और बताइए कि औ कैसे बनता है। हम उसको बताएं, बाबू देखो ई जो बनता है, ई प्लस ई से बनता है।
बोला ओ कैसे बनता है, बोले ओ प्लस ओ से बनता है। बोला ए कैसे बनता है, बताए अ प्लस ई से बनता है। आय कैसे बनता है, अ प्लस ए से बनता है। ओ कैसे बनता है, अ प्लस ओ से बनता है। औ कैसे बनता है, तो अ प्लस ओ से बनता है। वो बोला कि एक बात बताइए भैया, आप कह रहे हैं कि जो बड़ी वाली जो ई होता है ई प्लस ई से के बनता है, जो बड़ा वाला जो ओ होता है ओ प्लस ओ से मिलकर के बनता है, जो ए होता है अ प्लस ई से मिलकर के बनता है। तो आप एक बात बताइए, परिभाषा यहाँ क्या कह रहा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, जिसका खंड या टुकड़ा क्या हो ना हो। लेकिन एक बात बताइए, क्या बड़ी वाली ई का खंड या टुकड़ा नहीं हो रहा है? बड़ी वाली ई जो हो रहा है ई प्लस ई में टूट जा रहा है, बड़ा वाला जो ऊ होता है वो ऊ प्लस ऊ में टूट जा रहा है। तो बताइए ये वर्ण कैसे है? आप बता रहे जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, इसका तो खंड या टुकड़ा हो गया, तो ये वर्ण कैसे है? तो हम बताएं, सुनो बाबू, तुम परिभाषा का समझो नहीं, क्या कह रहा परिभाषा देखो। वर्ण उस मूल ध्वनि 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 को कह रहा है, ध्वनि को कह रहा है जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जाए, नहीं किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि 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 को कहते हैं इसको बोलने के क्रम में, लिखने के क्रम में नहीं, बोलने के क्रम में, बोलने के क्रम में उसका खंड या टुकड़ा ना हो। समझ में आया तुम लोग को? नहीं, हम समझ आए, तुम लोग को समझ में नहीं आया। देखो क्या होता है, जैसे तुम बोलो अ आ ई ओ ऊ रे ए ऐ ओ औ अन आ, ये जितने वर्ण है, ये वर्णों को बोलोगे तो बोलने समय में इसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही तुम बोलो क क क क क बोलोगे तो अगर आगे वाला साउंड रोक दिया जाए तो अ का साउंड निकलेगा, क अ क अ, यानी कि आगे वाला साउंड रोक दिया जाए तो अ का साउंड निकलेगा। यानी कि तुम क को जब बोलोगे, ये जो क है, तुम क को बोलोगे तो क दो टुकड़ों में टूट जाता है, एक क हलन और एक आ में टूट जाता है। बोलने के क्रम में जो क होता है वो दो टुकड़ों में टूट जाता है, क हलंत और अ हलंत में, क हलंत और अ में टूट जाता है। इसीलिए जो क जो होता है ये वर्ण नहीं होता, क्योंकि बोलने के क्रम में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, क वर्ण नहीं होता है, क हलंत वर्ण होता है। समझ में आया? तो देखो क्या कहा गया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि 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 यानी कि बोलने के क्रम में ध्वनि को कहते हैं जिसको बोलने के क्रम में खंड या टुकड़ा क्या हो ना हो, जिसको बोलने के क्रम में खंड या टुकड़ा ना हो। लिखने के क्रम में इसका खंड या टुकड़ा हो रहा है, लेकिन जैसे तुम बोलोगे ई, तो ई से खंड या टुकड़ा इसका नहीं होगा। तब बोलने के क्रम में इसका खंड या टुकड़ा ना हो, लिखने के क्रम में कईयों टुकड़ा हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन बोलने के क्रम में इसका खंड या टुकड़ा ना हो। लेकिन जैसे ही तुम बोलोगे क तो क में से अ का साउंड निकलता है, यानी क जो होता है दो टुकड़ों में टूट जाता है। इसीलिए क जो होता है ये वर्ण नहीं होता है, क हलंत क्या होता है, वर्ण होता है। समझ में आया? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके बोलने के क्रम में क्या होता है, खंड या टुकड़ा ना, उसको क्या होता है, वर्ण कहते हैं। लिखने के क्रम में कई टुकड़ा हो जाए कोई मतलब नहीं होता। अब देखो क्या होता है, हिंदी में वर्णों की कुल जो संख्या होती है ना 52 होती है। हिंदी जो है, हम लोग, हमारी जो हिंदी है, हिंदी में वर्णों की जो कुल संख्या है वो टोटल कितनी है, 52 है, ठीक है ना। ये टोटल कितनी संख्या है, 52 है। और यही 52 वर्णों को, यही जो 52 वर्ण है, यही 52 वर्णों को जानते हो तुम, लिखने की जो प्रक्रिया है ना, लिखने का जो तरीका है, ये 52 वर्णों को जो लिखने का तरीका है उसी को कहते हैं वर्णमाला। 52 वर्णों का लिखने की जो प्रक्रिया है, लिखने का जो तरीका है ना, उसी को कहते हैं वर्णमाला। जैसे मान लो तुम लोग में से कोई लड़की तो होगी, तुम लोग पढ़ रही होगी, तो मान लो तुम लोग जैसे मेकअप करते हो, मान लो कि ढेर सारा तुम लोगों के सामने क्रीम रख दिया जाए, अब बोला है मेकअप करो तुम अपना, तब मेकअप करोगे तो क्या करोगे, पहले तो क्या करोगे, फेस वॉश उसका करोगे, उसके बाद टोनर का यूज करोगे, उसके बाद क्या करोगे, प्राइमर का यूज करोगे, मॉइस्चराइजर का यूज करोगे, उसके बाद प्राइमर का यूज करोगे, उसके बाद फाउंडेशन का यूज करोगे, उसके बाद आपको कुछ होता है जी, कंसीलर का यूज करोगे, ब्लश का यूज करोगे, कॉम्पैक्ट का यूज करोगे, हाइलाइटर का यूज करोगे, उसके बाद मेकअप फिक्सर का यूज करोगे, फिक्सर का यूज करोगे। यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से करते हो कि नहीं करते हो? अगर मेकअप करने के लिए रहता है तो सिस्टमेटिक, पहले फेस वॉश करेंगे, उसके बाद टोनर करेंगे, उसके बाद मॉइस्चराइजर, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से पूरा क्रीम को लगाते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि पहले मेकअप फिक्सर का यूज कर दिए हैं, फिर फाउंडेशन का यूज किए हैं, फिर प्राइमर का यूज किए हैं, फिर टोनर का यूज कर रहे हैं, मतलब जैसे तैसे करोगे तो फिर मेकअप खराब हो जाएगा। यानी कि मेकअप
करने का एक तरीका है कि नहीं है, कि पहले ए करेंगे, उसके बाद ए करेंगे, इसके बाद ए करेंगे, इसके बाद ए करेंगे। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो वर्णमाला है, ये जो वर्ण है, वर्णों का भी एक क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीका होता है कि पहले अ लिखेंगे, उसके बाद आ लिखेंगे, उसके बाद छोटी वाला ई लिखेंगे, उसके बाद बड़ी वाला ई लिखेंगे, ठीक है ना। तो यही 52 वर्णों को क्या होता है, देखो क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम या क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जिस तरह से विभिन्न तरह के क्रीमों को सिस्टमेटिक तरीका से लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं मेकअप, उसी तरह से क्या कहते हैं कि 52 वर्णों को सिस्टमेटिक तरीका से लिखने की प्रक्रिया को कहते हैं वर्णमाला। अ के बाद आ के बाद छोटी वाली ई, छोटी वाली की भी ई के बाद बड़ा वाला ई, ठीक है ना। जैसे क के बाद ख के बाद ग के बाद घ, अंग, इस तरह से करके लिखेंगे ना। उसी तरह से क्या होता है कि 52 मतलब 52 वर्ण है, 52 वर्णों को सिस्टमेटिक तरीका से लिखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। तो चलो यहां तक तुम लोग को समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। देखो लिपि से पहले हम लोग समझते हैं लिपि चिन्ह को। लिपि चिन्ह किसे कहते हैं, तो देखो लिपि चिन्ह क्या होता है, वर्ण और लिपि चिन्ह ये दोनों एक ही होता है। आप लोग नाम पहली बार सुन रहे होंगे लिपि चिन्ह का, या सुने भी होंगे, ठीक है ना। वर्ण जो होता है, वर्ण उस मूर्धन्य को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, वही वर्ण। वर्ण और जो लिपि चिन्ह जो होता है, ये दोनों एक होता है। देखो वर्णों को लिखे जाने वाले रूप या आकार को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। अगर वर्णों को अगर लिख देंगे ना, जैसे यहाँ पर लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, लिपि चिन्ह हो जाएगा। ये क्या होगा, लिपि चिन्ह। लेकिन यही बोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। यानी कि वर्णों के लिखे जाने वाले रूप या आकार को ही क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह कहते हैं। यानी कि वर्ण और लिपि चिन्ह दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि तुम लोग को समझ, जैसे इसमें आ जाएगा आ ई क हलंत क हलंत ग हलंत, इस तरह से आ जाएगा। देखना यहाँ पे, इसको समझो, उसके बाद तुम लोग समझो लिपि को, ठीक है ना। लिपि कैसे कहते हैं, तो किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी भाषा को, जैसे भाषा क्या 3 प्रकार के होता है। पहला क्या होता है, मौखिक होता है। दूसरा क्या होता है, पहला सांकेतिक, दूसरा मौखिक, तीसरा क्या होता है, लिखित होता है कि नहीं होता है। तो मौखिक जो भाषा रहेगा, मुंह से बोलने वाली जो भाषा होगा, उसको लिखने के लिए किसी न किसी संकेत का, किसी न किसी चिन्ह का, किसी न किसी क्या होता है, ध्वनि का क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे मान लो किसी का नाम है विनोद, जैसे किसी का नाम है विनोद, जैसे मान लो किसी का विनोद नाम है। अब विनोद नाम है, तो एक बात बताओ, तो विनोद अगर हम मुंह से बोल रहे विनोद, लेकिन इसको लिखित रूप देना है, तो किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि का जब प्रयोग हो रहा है, इसको वी का ध्वनि निकालेंगे, इसको नो का ध्वनि निकालेंगे, इसको द का ध्वनि निकालेंगे। जिन ध्वनि चिन्हों, जैसे ऐसा चिन्ह दिया गया ना कि छोटी ई का चिन्ह है, ये क्या है, ओ का चिन्ह है, ये चिन्ह दिया गया है, ठीक है ना। जिन ध्वनि चिन्हों या संकेतों का प्रयोग, जैसे ऐसा लिखा हुआ तो वह लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ तो न लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ तो द लिखा गया है, यानी कि संकेतों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। तो जिन क्या होता है, किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। उसे उस भाषा का लिपि कहते हैं। सॉरी, इसमें से सुधार करना था, उस सॉरी, रुको एक मिनट, एक सेकेंड। क्या करना, उसे उस भाषा का, उस भाषा का लिपि, उसे उस भाषा का लिपि कहते हैं। उसे उस भाषा, यहाँ उस लिखा हुआ है, उसे उस भाषा का क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब देखो क्या होता है, सब भाषा की अपनी अपनी क्या होती है, लिपि होती है। जैसे बात किया जाए, हम लोग की भाषा क्या है, हिंदी है, हिंदी है, संस्कृत है, बात किया जाए नेपाली है, नेपाली है, मैथिली है, मैथिली है। ये सारे भाषाओं की जो लिपि है ना, वो देवनागरी है, देवनागरी। ये सारी भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी है। जैसे बात किया जाए अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा हो गया, अंग्रेजी हो गया,
अंग्रेजी जो हो गया, अंग्रेजी भाषा की लिपि जो होती है वो रोमन होती है, रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है? रोमन। बात किया जाए उर्दू की, उर्दू की, तो उर्दू जो भाषा होती है उसकी जो लिपि जो होती है वो फारसी होती है। उर्दू भाषा की लिपि क्या होती है? फारसी होती है। बात किया जाए पंजाबी भाषा की, पंजाबी, पंजाबी जो भाषा होती है उसकी जो लिपि जो होती है वो गुरुमुखी होती है, गुरुमुखी, गुरुमुखी होती है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। तो इस तरह से क्या होता है, भाषा और इसकी अपनी अपनी क्या होती है? लिपि है। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या पढ़ना है। इतना आप लोगों को तो समझ में आ गया। आगे देखिएगा, अब बोला गया ध्वनि किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्ण और लिपि चिन्ह और ध्वनि, ये तीनों को तीनों को तीनों मतलब तीनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। वर्ण की बात किया जाए, लिपि चिन्ह की बात किया जाए, और या फिर ध्वनि की बात किया जाए, तीनों एक ही होता है। देखो, ध्वनि किसे कहते हैं? वर्णों के मौखिक रूप को ही ध्वनि कहते हैं। वर्णों को अगर बोलेंगे, जैसे अ, आ, ई, अगर इसको बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। जैसे अ, आ, इसको बोल दिए, वर्णों को अगर बोल दिए तो ये मौखिक रूप हो गया। इसी को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यानी कि वर्णों की मौखिक रूप को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और वर्णों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह कहते हैं। यानी कि वर्ण, लिपि चिन्ह और ध्वनि, ये तीनों के तीनों एक ही होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर तुम लिख सकते हो, जैसे में क्या लिखोगे यहाँ पे, इसी को बोल दोगे तो ये लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। इसको तुम बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। जैसे यहाँ पर समझ लो कि वर्ण बराबर लिपि चिन्ह बराबर ध्वनि, तीनों एक ही है। ध्वनि, ये तीनों के तीनों क्या है? एक ही है। आगे बात किया जाए, अब देखेंगे वर्ण कितने प्रकार। तो वर्ण क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आप लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला स्वर वर्ण और दूसरा क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण। तो पहले स्वर्ण वर्ण को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, उसके बाद हम क्या करेंगे? व्यंजन वर्ण पर चर्चा करेंगे। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? परिभाषा लिखना है। स्वर्ण वर्ण आप लोगों को पता होगा किसे कहते हैं। स्वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता ना ली जाती है, या जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है? स्वतः होता है। स्वर लिखना है आप लोग कॉपी में, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता सहायता ना ली जाती है, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है। स्वतः यानी कि खुद से स्वतः होता है, स्वतः होता है, उसे उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। नीचे लिखना है एक पॉइंट बना करके कि स्वर्ण वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या की संख्या स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। 11
होती है। स्वर वर्णों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है ना। अन और अ को नहीं लेते। अन और अ जो होता है उसको अयोगवाह माना जाता है। वो अन और अ को क्या होता है, इसके श्रेणी में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता ये आगे हम बताएंगे आप लोगों को, जब हम सही क्या होंगे अयोगवाह हम पढ़ेंगे तब हम क्या करेंगे इसको जानेंगे। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं स्वर की मात्रा। देखो स्वर की मात्रा का क्या होता है, जैसे आ जो होता है, आ का जो मात्रा होता है ना कुछ नहीं होता है, खाली होता है। आ का जो मात्रा होता है ना वही को खड़ा पाई होता है, ठीक है। ई बात किया जाए ई की मात्रा, तो ई की जो मात्रा होती है ना ऐसे होती है। ई की जो मात्रा होती है ऐसे होती है। ओ की जो मात्रा होती है वो ऐसे होती है। बड़ी वाली जो होती है उसकी मात्रा ऐसे होती है, ठीक है ना। री जो होता है आपका, री जो होता है इसकी मात्रा जो होती है, डी की जो मात्रा होती है वो ऐसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है ना। जैसे आप लोग पढ़े हुए क्रीम ऐसे ऐसे करके लगता है, ठीक है। उसके बाद ए की बात किया जाए तो ए की जो मात्रा होती है वो ऐसे होती है। ए की बात किया जाए तो इसकी जो मात्रा जो नीचे बार बार क्या है लिखा रहेगा, ई की जो मात्रा होती है, ए की जो मात्रा होती है ऐसे होती है, और ओ की जो मात्रा होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। आओ की जो मात्रा होती है वो होती है आपकी ऐसे होती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, वर्णों की क्या होता है मात्रा, स्वर वर्णों की क्या होता है मात्रा होता है। आई जो मात्रा जो होता है, ये मात्रा का इस्तेमाल जानते हो व्यंजन वर्ण में होता है, ठीक है ना। व्यंजन जैसे क्या होता है कि क हलन, मान लो क हलन, और मान लो कि क्या जुटेगा, क हलंत और ओ को जोड़े, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम क्या है, इसकी मात्रा क्या है, ओ की मात्रा क्या है ऐसा है, तो क के साथ ऐसा क्या कर देंगे, कर देंगे। तो जो स्वर की जो मात्रा होता है इसका इस्तेमाल जो होता है ना किसके साथ होता है, व्यंजनों के साथ होता है। समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं, इतना समझ में आया। जैसे में क्या होता है, यहाँ पर देख लो ऐसे करके लिख लो, जैसे क हलंत प्लस मान लो ऊ का साउंड है, ऊ का है, तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऊ। इस तरह से करके क्या होंगे लिखने में। चलिए आगे देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया वर्णों की मात्रा। देखिए स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है, स्वर का क्या करेंगे बांट करके देखेंगे प्रकार, स्वरों का प्रकार कितना होता है। स्वरों का वर्गीकरण यानी स्वरों का प्रकार, तो पहला क्या होता है उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा क्या होता है उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा क्या होता है उच्चारण काल के आधार पर। उत्पत्ति क्या होता है, उच्चारण काल होता है, क्या होता है तो उसको समझेंगे। पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो ये समझो कि उत्पत्ति क्या होता है। उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म लेना, उत्पन्न होना, उद्गम होना, उसको कहते हैं उत्पत्ति। जैसे हम लोग की बात किया जाए, हम लोग की उत्पत्ति कैसे हुई है, अपने माता पिता से हुई है। अरे अपने माता पिता से ही ना हम लोगों की उत्पत्ति हुई है। तो यही बोला गया उत्पत्ति के आधार पर स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, यानी कि इनकी जन्म कैसे हुई है उसके आधार पर क्या होते हैं स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल स्वर होता है और दूसरा क्या होता है संधि स्वर होता है, ठीक है ना। मूल स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति स्वतः हुई है यानी कि खुद से हुई है। जिन स्वरों की उत्पत्ति, इसमें लिखिएगा कि जिन स्वरों की उत्पत्ति स्वतः हुई है, लिखना जिन स्वरों की उत्पत्ति स्वतः हुई है, स्वतः हुई है, हुई है, उसे मूल स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, उसे मूल स्वर कहते हैं, कहते उसे मूल स्वर कहते हैं, ठीक है ना। जिन स्वरों की उत्पत्ति स्वतः हुई है, स्वतः यानी कि किसी के मिलने से नहीं खुद से हुई है, उसे क्या कहते हैं मूल स्वर कहते हैं। ये चार होते हैं, ये चार होते हैं, इसी में ऐसी करके लिखिएगा ये चार होते हैं, ठीक है ना। फेयर कॉपी जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही बनाना है एग्जैक्ट, ठीक है ना। ये चार होते हैं, कौन कौन होते हैं भाई, तो अ होता है, छोटी वाली ई होता है, छोटा वाला ऊ होता है, और एक होता है री। ये चार ही होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से दम लिख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा गया है,
उसके बाद हम लोग देखेंगे संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर, सब इसी का नाम है, एक ही का नाम है, ठीक है। देखो क्या है, संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर, इसे किसे कहते हैं? देखो, तो जिन स्वरों की उत्पत्ति, लिखना इसमें, जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों मूल स्वरों 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 मूल स्वर लिखो, स्वरों नहीं, स्वर लिखो। मूल स्वर के आपस में जुड़ने से हुई हो उसे संधि स्वर कहते हैं, उसे संधि स्वर कहते हैं। जिन स्वरों की जो उत्पत्ति हुई संधि स्वर कहते हैं, यानी कि कहा गया है कि जिन स्वरों की जो उत्पत्ति हुई, जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वर के आपस में क्या हुए हैं, जुड़ने से हुई हो, उसे क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। देखिए ये जो होते हैं वो 7 होते हैं, ये 7 होते हैं। देखिए ये 7 होते हैं, इसमें आते हैं आपके आ हो गया, बड़ी वाली ई हो गया, बड़ा वाला ऊ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और अ हो गया। यही 7 इसमें क्या होते हैं? आते हैं। तो संधि स्वर जो होते हैं इसे कहते हैं, इसी तरह से लिख लीजिएगा फेयर कॉपी में। और संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आ, बड़ी वाली ई, बड़ा वाला ऊ, ए ओ औ, ठीक है। अब संधि स्वर जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। संधि स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे 2 हिस्सों में बांट लो। एक जो होता है इसका नाम है मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। दूसरा वो कहते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं इसकी संख्या 3 होती है, और जो संयुक्त स्वर जो होते हैं इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्योंकि संधि स्वरों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो 3 जो होते हैं मूल दीर्घ स्वर होते हैं और 4 जो होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है ना। 3 मूल दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं? पहला आते हैं आपका आ, बड़ी वाली ई, बड़ा वाला ऊ, ठीक है ना। संयुक्त स्वर में आते हैं आपके ए ओ और फिर औ, ये 4 आते हैं संयुक्त स्वर में। अब देखो मूल दीर्घ स्वर बने कैसे होते हैं? आ जो बने होते हैं ये बने होते हैं आ प्लस आ के मेल से आ बनते हैं। ई जो बनते हैं छोटी वाली ई प्लस छोटी वाली ई के मेल से क्या होते हैं? बड़ी वाली ई बनते हैं। ऊ जो बने होते हैं बड़ी वाली ऊ, जो ऊ प्लस छोटी वाली ऊ प्लस छोटी वाली ऊ से क्या होते हैं? मिल करके बने होते हैं, ठीक है ना। ए जो बने होते हैं आ प्लस ई से मिलकर के ए बनते हैं। ए जो बनते हैं वो बनते हैं आ प्लस ए के मेल से आई बनते हैं। ओ जो बनते हैं आ प्लस ओ के मेल से ओ बनते हैं। औ जो बनते हैं आ प्लस ओ के मेल से क्या बनते हैं? औ बनते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो संधि स्वर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला मूल दीर्घ स्वर और दूसरा जो होता है वो संयुक्त स्वर होता है। मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं,
ये तीनों होते हैं, संयुक्त स्वर्ण क्या होते हैं, 4 होते हैं, ए वाले होते हैं। इसको जिस तरह से हम लिखे हैं यहाँ पे, उसी तरह से आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। ये सारा का जो प्रयोग, जब सभी चीजें जो पढ़ रहे हैं, इस सभी का प्रयोग संधि में आपका होगा, ठीक है। अब देखो, मूल जो दीर्घ स्वर्ण होता है उसको सजातीय स्वर्ण भी कहते हैं। अब सजातीय स्वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए अ का मेल अ से हो रहा है, ई का मेल ई से हो रहा है, उ का मेल उ से हो रहा है, यानी कि सेम जात का मेल सेम जात से होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सजातीय स्वर। इसको सजातीय स्वर भी बोलते हैं, और इसको विजातीय स्वर्ण बोलते हैं, क्योंकि अ का मेल ई से, यानी कि सेम जात का मेल सेम जात से नहीं हो रहा है, अलग जात से हो रहा है, अ का मेल ई से हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विजातीय स्वर्ण कहते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। तो इस तरह से जैसे लिखे हैं वैसे ही आपको कॉपी में क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। आप लोग पढ़े कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल स्वर, जिसकी उत्पत्ति स्वतः हुई है, जिसकी उत्पत्ति मतलब किसी से मिल करके नहीं हुई है, स्वतः हुई है, उसे मूल स्वर्ण कहते हैं। दूसरा आप लोग पढ़े क्या, संधि स्वर। तो संधि स्वर्ण किसे कहते हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति जो हुई है और मूल स्वर के आपस में जुड़ने से हुई है, उसे क्या कहते हैं, संधि स्वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि संधि स्वरों की संख्या जो होती है वो 7 होती है, और उसके बाद हम लोग देखें कि संधि स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला जो होता है मूल दीर्घ स्वर्ण होता है, दूसरा क्या होता है, संयुक्त स्वर्ण होता है। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या जो होता है 3 होता है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। मूल दीर्घ स्वर में ये तीनों आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका मिलन जो होता है सेम जात का मिलन सेम जात से होता है, इसीलिए इसको सजातीय स्वर्ण भी कहते हैं। इसका सेम जात मतलब इसका अ का मिलन ई से, यानी कि सेम जात का मिलन सेम जात से नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विजातीय स्वर्ण कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर आपको स्वर्ण वर्ण बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए आप आगे देखते हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, उच्चारण काल के आधार पर आपका स्वर्ण वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण मतलब होता है बोलना, उच्चारण का अर्थ क्या होता है, बोलना। उच्चारण मतलब क्या होता है, बोलना। और काल मतलब हम लोग टेंस में पढ़ेंगे, काल मतलब होता है समय। काल मतलब क्या होता है, समय, यानी कि बोलने में लगा समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बोलने में लगा समय के आधार पर जो स्वर्ण वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं ह्रस्व स्वर्ण, दूसरा जो होते हैं वो दीर्घ स्वर्ण होते हैं, और तीसरा जो होते हैं वो प्लुत स्वर्ण होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, प्लुत स्वर्ण होते हैं। तो ह्रस्व स्वर्ण किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर्ण किसे कहते हैं, प्लुत स्वर्ण किसे कहते हैं, आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं, साथ में आप लोग भी लिख लीजिए। देखिए, देखते हैं ह्रस्व स्वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये जो होते हैं 7 होते हैं, इसकी जो संख्या होते हैं ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं। पहला इसमें होता है अ, छोटी वाली ई, छोटा वाला ओ, और ई होता है। इसको ह्रस्व स्वर्ण को और एक और नाम से जानते हैं, इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। आपको पूछेगा कि एक मात्रिक स्वर्ण किसे कहते हैं, 4 गो ऑप्शन इसमें से दे देगा। जैसे दे देगा आ हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा ई होगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको ए होगा, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन आपको दे देगा कि ई होगा। तब बताइए इसमें से एक मात्रिक स्वर्ण कौन होगा, छोटा वाला ई होगा, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर्ण कहते हैं। ये 4 होते हैं,
छोटी वाली ई, छोटा वाला क्या ओ, और उसके बाद री। इसको एक मात्रिक स्वर में क्या होते हैं कहते हैं। जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से लिख लीजिएगा, इसको नहीं लिखिएगा, ये बताने के लिए हम लिखे थे। जैसे लिखा हुआ है वैसे क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे, इसको द्विमात्रिक स्वर में कहते हैं, यहीं पे लिख लो, इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। देखो इस किसी का इसमें लिखना क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर्ण से, ह्रस्व स्वर से दुगुना, दुगुना सॉरी सॉरी दुगुना समय, दुगुना समय लगे, लगे उसे, दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं, इसकी जो संख्या होती है ना 7 होती है। ये 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये जो होते हैं 7 होते हैं। इसमें आते हैं आपका आ हो गया, बड़ी वाली ई हो गई, बड़ा वाला ऊ हो गया, ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया और अ हो गया। ये सातों जो होते हैं, ये सातों जो होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। ये सातों के सातों क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। उसके बाद बात किया जाए प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जैसे लिखा होगा उसी तरह से सेम क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग उसमें बैठ जाते हैं, क्लास चलेगा उसमें, आप लोगों का क्लास चलेगा ना, फिजिक्स क्लास है ना। इसमें क्लास अभी नहीं चलेगा, अभी क्लास मेरा चल रहा है, ठीक है। प्लुत जो स्वर होते हैं देखिएगा, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के, इसमें लिखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा, ज्यादा समय लगे, लगे उसे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। इसकी कोई संख्या उंख्या नहीं होती है, ठीक है ना। इसका जो जो उपयोग करते हैं, इसका जो प्रयोग करते हैं किसी को बुलाने के लिए या किसी को पुकारने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग किसी को, किसी को पुकारने, पुकारने या बुलाने में किया जाता है, में किया जाता है, किया जाता, किया जाता है। इसका जो प्रयोग जो होता है किसी को पुकारने या बुलाने में किया जाता है। इसको जो होता है इसी में लिख लिया, इसी में लिख लीजिएगा, इसे 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 इस तरह से एक ही लिखिएगा इसमें, इसे
ऐसा इसे एस से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, से ऐसा चिन्हों से क्या होता है, सूचित किया जाता है। इसी तरह से सेम जैसे लिखा हुआ है वैसे क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसमें जैसे में देखा जाए, बात किया जाए, जैसे में नीचे लिख लीजिएगा, जैसे में बात किया जाए तो आपके जैसे मान लो किसी का नाम क्या है, जैसे मान लो किसी का नाम है रवि, तो लिखिएगा क्या, किसको बुला रहे हैं, रवि को, तो र पूरा एकदम खींच के बोलेगा रवि। यानी कि अगर ऐसे लिखिएगा, ऐसे करके लिखिएगा तो सामने वालों को पता चलेगा कि हाँ ये शब्द जो है, ये शब्द जो है इसको घींच करके बोला गया है। जैसे रवि ऐसे घींच करके बोला गया है। कहता है ऐसे नॉर्मल अगर लिख दीजिएगा रवि, तो ऐसे नॉर्मल इंसान पढ़ेगा रवि, रवि लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस तरह से अगर लिखिएगा तो जैसे मतलब घींच करके, जैसे गाना वाना होता है तो उसमें क्या होता है, इस तरह से प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। या किसी को बुलाने के लिए, जैसे रवि दूर है उसको बुला रहे हैं, इसको घींच करके बोलेंगे रवि रवि। तो रवि अगर र को खींच रहे हैं तो इसमें क्या होता है, इस तरह का आकार इसे देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है किसका, प्लुत स्वर का, ठीक है। तो प्लुत स्वर समझ में आ गया। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर्ण से भी क्या होता है, ज्यादा समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर्ण कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको उच्चारण काल के आधार पर जो तीनों जो स्वर्ण होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर्ण, दूसरा दीर्घ स्वर्ण और तीसरा प्लुत स्वर्ण, ये तीनों को तीनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो स्वरों का उच्चारण स्थान देखेंगे, ठीक है। देखिएगा अ और आ का जो उच्चारण होता है ना, आ का जो उच्चारण होता है ना, वो अंदर से होता है, कंठ से होता है। एकदम डायरेक्ट कंठ से हवा निकलता है और बाहर निकल जाता है। तो अ और आ का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। आपको ये वर्ग याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद कर ले। हाँ, कंपटीशन के बच्चे हैं तो इसको याद कर सकते हैं, ऐसे 10th और 12th लेवल के लिए इसका आवश्यकता नहीं है। तो जो अ और आ का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, ठीक है। अ और आ का, क्योंकि हवा अंदर से बाहर डायरेक्ट निकल जाता है, कहीं टकराता नहीं। तो अ और आ का जो उच्चारण होता है किससे होता है, कंठ से होता है। ई और ई का जो उच्चारण होता है, छोटी वाली ई और बड़ी वाली ई का जो उच्चारण होता है, उसका जो होता है तालु से होता है। कि कहां से होता है, तालु से। देखिए बात किया जाए, ये जो मुंह का जो ऊपरी जो जबड़ा है, जैसे ये बात किया जाए कि आपका मुंह का ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, मान लीजिए आपका दांत है, ये आपका क्या है, दांत है। अंदर जो होता है वो कंठ होता है, यहाँ जो होता है वो क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है ना। उसके बाद किया जाए, उसके बाद जो बात किया जाए, ये जो एकदम डायरेक्ट ऊपर वाला है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ट ट, जिस तरह से जीभ मुड़ता है एकदम जहां टकराता है, बीच वाला जो ऊपर के बीच वाला जो एरिया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं मूर्धा, उसको बोलते हैं मूर्धा, ठीक है ना। उसके बाद बात किया जाए जो आगे वाला जो हिस्सा है, जैसे बोलते हैं त थ, इसके बाद आगे वाला जो हिस्सा है, दांत के नीचे, दांत के अंदर वाला हिस्सा है, त नहीं, त तो दांत से होता है। जो यहाँ ये इसके ई वाला जो एरिया होता है, जो मुंह का जो ऊपर वाला जो एरिया होता है, दांत के हल्का अंदर वाला जो एरिया होता है, उसको बोलते हैं तालु, उसको बोलते हैं तालु। और ये जो दांत जो वाला जो एरिया होता है ना, जो दांत जिसमें जो जो रहता है दांत, ये वाला एरिया को बोलते हैं दंत, ठीक है ना। जैसे थ द का उच्चारण करते हो दांत से करते हो। ये जो बाहर वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं ओष्ठ, ठीक है ना। ये क्या होता है, ओष्ठ होता है। यानी कि आपका मुंह का निचला हिस्सा में कुछ नहीं होता है, जितना भी होता है सब ऊपर ही होता है। कंठ जो होता है वो अंदर में होता है। उसके बाद जो होता है, जो बीच वाला जो एरिया होता है, ऊपर के बीच वाला जो एरिया होता है, उसको बोलते हैं मूर्धा। और जो दांत से जो हल्का नीचे वाला जो एरिया, हल्का जो अंदर वाला एरिया होता है, उसको बोलते हैं तालु। और जो दांत जिसमें जमा होता है, जो दांत रहता है, उसको बोलते हैं क्या, दंत। यानी कि जैसे त थ द बोलते हो। उसके बाद जैसे जो बाहर वाला जो होता है वो क्या होता है, ओष्ठ, ओठ ओठ होता है। ओष्ठ में दोनों आ जाता है, ऊपर नीचे दोनों आ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ओष्ठ होता है। जैसे बोलते हो प फ ब, ये क्या होता है, ओष्ठ से होता है। तो आपको ये वाला समझ में आया होगा। तो देखिएगा जो अ और आ का जो उच्चारण होता है कंठ के अंदर से होता है, इसीलिए इसका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है, ठीक है। कहां से होता है, कंठ से होता है, ठीक है। आगे बात किया जाए
छोटी वाली ई और बड़ी वाली ई, तो छोटी वाली ई और बड़ी वाली जो ई जो होता है इसका उच्चारण तालु, अंदर से हवा निकलता है और दांत की जो नीचे वाला जो अंदर वाला जो भाग होता है उससे टकराता है और फिर उसके बाद बाहर निकलता है। इसीलिए जो ई और ई का जो उच्चारण होता है ना वो तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से होता है। उसके बाद बात किया जाए छोटा वाला ऊ और बड़ा वाला ऊ, तो ऊ बोलिएगा ना तो ऊ आपका देखिए ओठ जो होता है, जो ओष्ठ जो होता है उसका क्या होता है डिजाइन देखिए अलग बन जाता है, ठीक है ना। बिना आप मुंह को बनाए हुए आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होंगे, जैसे ऊ और ऊ बोलेंगे तो इसका उच्चारण जो होता है ना ओठ, ओठों से होता है, ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है? ओठ से होता है। जैसे आप लोग फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे करते हैं, मतलब सेम उसी तरह का क्या होता है, ऊ और ऊ का उच्चारण करने में क्या होता है, क्या होता है, ओठ होता है। उसी का क्या होता है, तो ऊ और ऊ का उच्चारण जो होता है ओठों से होता है, ठीक है। री का जो उच्चारण होता है डी, इसको री नहीं होता है, री नहीं होता है, री नहीं होता है, डी होता है, डी। जैसे बोलते हो ना, या तुम बोलो ट ट ठ ड ढ, ट बोलोगे तो देखना जीव ऐसे मुड़ता है और मूर्धा से टकराता है। बोलो ट ट, जीव ऐसे मुड़ा, जीव ऐसे मुड़ेगा ऊपर वाला भाग से टकराएगा। ट ट ट, यानी कि जीव ऐसे मुड़ता है ऊपर वाला भाग को टच करता है, तब फिर कैसा होता है, ऐसे गिरता है। ट ठ ड ढ, उसी तरह से तुम बोलो डी डी, जीव को ऊपर लेकर के जाओ मूर्धा के पास और उसके बाद बोलो डी डी डी। री नहीं होता है, री नहीं होता है, इसका उच्चारण क्या होता है, री नहीं होता है, डी होता है, डी डी, ठीक है ना। तो डी का उच्चारण जो होता है वो कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। इस तरह ट ठ का उच्चारण होता है, उसी तरह से क्या होता है री का उच्चारण, तो री का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। आगे बात किया जाए ए और ऐ, तो ए और ऐ का उच्चारण होता है किससे, कंठ और तालु से। देखो ना ए कैसे बना था, ए बताओ, ए बना था अ प्लस ई से, तो अ का उच्चारण स्थान किससे, कंठ से। ई का उच्चारण स्थान किससे, तालु से। ई का उच्चारण स्थान देखो तालु से, तो इसका ए और ऐ का उच्चारण किससे होगा, कंठ और तालु से, कंठ से और तालु से, ठीक है ना। आगे बात किया जाए ओ और औ, ओ और औ का जो उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो ओ जो होगा, ओ का बताइए, ओ कैसे बना था, वो आपका बना था अ प्लस उ से, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ से है, ओ का उच्चारण स्थान देखिए, ओ का उच्चारण स्थान किससे, ओष्ठ से, ठीक है ना, ओष्ठ, ठीक है ना, या ओठ बोल सकते हैं। तो कंठ एवं ओठ से क्या होता है, इसका ओ और औ का क्या होता है, उच्चारण होता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? तो वर्णों के उच्चारण स्थान आप लोग समझ गए हैं। तो वर्ण से आने वाले जितने भी प्रश्न हैं आप सभी लोग इस सारे प्रश्नों को कर लिए, इससे ज्यादा आपका क्या होगा, क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन की तरफ चलते हैं। जो स्वर से आने वाले आपके जितने प्रश्न थे वो सारे के सारे प्रश्नों को कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण को। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, आप लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, लिया जाता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः नहीं होता, या जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है, स्वतः नहीं होता है, स्वतः यानी कि खुद से नहीं होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें आते हैं आपका क्या, क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, डॉट 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 करके इसी तरह से, ठीक है ना, इसी तरह से पूरा होता है, ठीक, जितना क ख ग होता है। देखो क्या होता है, इसकी संख्या की बात किया जाए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो कुल जो संख्या होती है वो 39 होती है, 39 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 39 होती है। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 4 द्विगुण व्यंजन। यानी कि कितना, 25 4 29, 29 4 33 और 33 और 4 37, 37 और 2 कितना, 39। यानी कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39 होती है, ठीक है। लेकिन आप लोग के एग्जाम में 10th और 12th के जो बच्चे हैं, जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, आपके एग्जाम में आएगा कि बताइए कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप लोग 39 नहीं मारिएगा, आप लोग मारिएगा 33, 33 को, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा गया, परंपरागत रूप से व्यंजनों की जो संख्या होती है 33। आपके बोर्ड वाले जो एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं उसके एग्जाम में यही आता है, बस यही से पूछता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग मारना 33 होती है, ठीक है। तो परंपरा रूप से व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है, क से ह तक। इसमें आते हैं स्पर्श व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 क्या होते हैं, उष्म व्यंजन, बस इतना ही आते हैं, ठीक है। तो ये 33 को क्या होते हैं, वर्ण आते हैं।
अब देखो इसको परंपरा रूप से क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो जो हिंदी जो बना है ना, संस्कृत शब्द, संस्कृत भाषा से बना, संस्कृत से बना टूट करके पाली, पाली से बना प्राकृत, सॉरी प्राकृत बना, प्राकृत से बना पाली, पाली से बना अभ्रंश, और अभ्रंश से बना क्या, हिंदी बना। यानी कि इतने सारे, जैसे देखो पहले संस्कृत, संस्कृत से बना फिर संस्कृत, संस्कृत भाषा बना, संस्कृत से बना प्राकृत भाषा, प्राकृत से बना फिर पाली, ठीक है ना, पाली से बना फिर अभ्रंश, और अभ्रंश से बना आपका हिंदी। यानी कि इतने सारे क्या हुए हुए हैं। तो देखिए संस्कृत में संस्कृत में 33 गो वर्ण जो है, ये क से लेकर के ह तक, संस्कृत में भी 33 गो वर्ण हुए, प्राकृत जो वर्ण, प्राकृत जो भाषा हुए, प्राकृत भाषा में भी ये 33 गो वर्ण हुए, पाली जो भाषा हुए, पाली भाषा में भी ये 33 गो वर्ण हुए, अभ्रंश जो भाषा हुए इसमें भी ये 33 गो वर्ण हुए, और जो हिंदी भाषा हुए हिंदी में भी ये 33 गो वर्ण हुए। इसीलिए कहा जाता है, देखो संस्कृत भाषा में और भी वर्ण हुआ था, ठीक है ना, लेकिन ये 33 को था ही। प्राकृत भाषा में और भी अलग अलग वर्ण हुआ था, लेकिन ये 33 को वर्ण क्या था ही। पाली भाषा में भी और अलग वर्ण हुआ था, लेकिन ये 33 को वर्ण क्या था ही। अभ्रंश जो भाषा बना उसमें भी क्या हुआ, और अलग से वर्ण आया, लेकिन ये 33 को वर्ण क्या था ही। और हिंदी जो बना, हिंदी में भी अलग से वर्ण आया, 52 को वर्ण हुए, लेकिन ये 33 को वर्ण था ही। इसीलिए कहा जाता है इसको परंपरा, क्या होता है, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितना होती है, 33 होती है। परंपरागत रूप से कहने का मतलब कि खानदानी, इसका खानदाने आ रहा है। ये संस्कृत भाषा में भी 33 गो, प्राकृत भाषा में भी 33 गो, पाली भाषा में भी 33 गो, अभ्रंश भाषा में भी 33 गो, और इसीलिए हिंदी भाषा में भी 33 गो। यानी कि इसका खानदान ही चल रहा है 33 गो का, मतलब अलग से और आया है। हर एक भाषा में अपना अपना वर्ण अलग अलग आया है, लेकिन ये 33 को सब में क्या रहे, सेम में रहे। इसीलिए इसको कहा जाता है कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। कहां से, क से लेकर के हा तक। समझ में आया। तो आपके एग्जाम में आएगा कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 33 मारिएगा, ठीक है। देखिएगा आगे, आगे क्या लिखा गया है। व्यंजन वर्ण जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं, दूसरा जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और तीसरा जो होते हैं वो उष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। तीसरा जो होते हैं वो उष्म व्यंजन, वहां पर देखिए लिखा गया, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा क्या होते हैं, उष्म व्यंजन, ठीक है ना। तो व्यंजन वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपके एग्जाम में आएगा कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप मारिएगा कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा क्या होते हैं, उष्म व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन का परिभाषा लिखिएगा। जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा, जो अंदर से जो हवा निकलती है, हवा मुख्य मुख्य के किसी न किसी न किसी किसी न किसी भाग को छू कर, किसी न किसी भाग को छूकर बाहर निकलती है, निकले, किसी न किसी भाग को छूकर बाहर निकले, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहने का मतलब स्पर्श करना, जो मुंह अंदर जो अंदर से जो हवा निकलता है, ठीक है ना, जो कंठ के अंदर से जो स्वर यंत्र से जो हवा निकलता है, वो हवा मुंह के किसी न किसी भाग को छू करके जब बाहर निकले, उसी को क्या कहते हैं, स्पर्श। स्पर्श मतलब क्या होता है, स्पर्श करना, छूना। तो जिन व्यंजनों के, सॉरी यहाँ पर व्यंजन गलती लिख दी है, कब से आप बोल रहे थे। ठीक है ना, देखो कहाँ व्यंजन लिखा हुआ है, अच्छा इसको गलती लिखा गया है।
व्यंजन लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिएगा। देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी ना किसी भाग को छूकर बाहर निकले उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी जो संख्या होती है ये 25 होते हैं, ये 25 होते हैं। सेम इसी तरह से आप लोग लिखिएगा, एकदम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखिएगा, ठीक है ना। एकदम क्या होते हैं? 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? क से लेकर के हाँ तक, उसको बाद में देखेंगे, बस इतना ही देखिए, ठीक है। इसकी संख्या क्या, ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में इसका परिभाषा पहले लिखिएगा। जिन व्यंजनों का उच्चारण जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये 4 होते हैं, इसकी संख्या जो होते हैं 4 होते हैं, ये 4 होते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है एकदम सेम इसी तरह से लिखना है, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसकी संख्या जो होती है कितनी होती है? 4 होती है। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? तो इसमें लिखिएगा जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान से रगड़ खाकर निकले उसमें क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान से रगड़ खा करके निकले, सॉरी इसमें और लिखिएगा, तथा उष्मा उत्पन्न करे उसे उसमें व्यंजन कहते हैं। उसे उसमें व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या 4 ही होती है, ये 4 होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से करके क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिए। देखिए क्या होता है, उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? यहाँ भी लिख दिया, गलती है, व्यंजन यहाँ लिख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा इसको। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान से रगड़ खा करके, हवा जो होता है किसी मुंह के किसी स्थान से रगड़ खा करके निकले तथा क्या करे? उष्मा पैदा करे, उष्मा उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो आप लोगों को तीनों समझ में आया हो कि व्यंजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है उसमें व्यंजन, पहला जो होता है वो स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है उसमें व्यंजन। तो ये तीनों को तीनों आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये चार्ट आप लोगों को दिया गया है, ठीक है ना।
ये चार्ट दिया गया है, बताया गया है। देखो ये क्या होता है, इसको समझिएगा। क हलंत क, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत, अंग, ये जो होता है इसको बोलते हैं क वर्ग। ये पूरा जो होता है ना एकक लाइन, इसको वर्ग बोलते हैं। लेकिन इसका पहला जो वर्ण होता है क, इसीलिए इसको दिया जाता है क वर्ग। क वर्ग, इसको बोला जाता है चौवर्ग, चौवर्ग। इसको बोला जाता है ट वर्ग, इसको बोला जाता है त वर्ग, इसको बोला जाता है प वर्ग, इसको बोला जाता है, इसको बस यहीं तक होता है, प वर्ग तक ही होता है। ठीक है, प वर्ग तक ही होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो होता है यहीं से इतने तक ही। ये जो पहला जो होता है इसको बोलते हैं प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग। इसको बोलते हैं द्वितीय वर्ग, द्वितीय वर्ग। इसको बोलते हैं तृतीय वर्ग, तृतीय वर्ग। इसको बोलते हैं चतुर्थ वर्ग, चतुर्थ वर्ग। इसको बोलेंगे पंचम वर्ग, पंचम वर्ग। ठीक है ना। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन है, तो क वर्ग यहाँ तृतीय वर्ण क्या है, ग है। आपसे पूछा जाएगा कि त वर्ग का बताइए द्वितीय वर्ण क्या है, तो क्या है, थ है। ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि प वर्ग का बताइए कि पंचम वर्ण क्या है, तो क्या है, म है। ठीक है ना। इस तरह से आपसे क्या होगा, पूछा जाएगा। अब देखिए क वर्ग का जो होता है ना, यहीं पर पढ़ लेंगे इसका हम उच्चारण स्थान। क का जो उच्चारण होता है ना वो कंठ से होता है। कहां से होता है जी, कंठ से होता है। ठीक है ना। च का जो उच्चारण होता है, च का उच्चारण होता है वो तालु से होता है, तालु से होता है। ट का उच्चारण, ट का जो उच्चारण होता है वो मूर्धा से होता है। कहां से होता है, मूर्धा से होता है। आगे बात किया जाए, त का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत से होता है, और प का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है, ओठ से होता है, या ओष्ठ इसको बोल सकते हैं, ओष्ठ से होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद कीजिएगा, इसका ट्रिक क्या है, इसको याद कीजिएगा। केटीएम दो, केटीएम दो, के से कंठ, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, यानी कि केटीएम दो। ठीक है ना, लाइन से याद कर लीजिएगा, केटीएम दो। यानी कि क का जो उच्चारण होगा वो कंठ से होगा, च वर्ग का जो उच्चारण होगा वो किससे होगा, तालु से, तालु से होगा। ट वर्ग का जो उच्चारण होगा वो मूर्धा से होगा, त वर्ग का जो उच्चारण होगा वो दंत से होगा, और जो प वर्ग का जो उच्चारण होगा वो किससे होगा, ओष्ठ से होगा। तो इस तरह से करके आप लोग पूरा क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। और ये जो होता है पंचम वर्ण होता है, इस पंचम वर्ण को, ये पंचम वर्ण जो होता है, पंचम वर्ण को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक, सॉरी अनुनासिक, इसको अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। तो पूछेगा, बताइए, चार को ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इसमें से बताइए कौन सा अनुनासिक वर्ण है, तो क्या होता है, पंचम वर्ण को ही बोलते हैं क्या, अनुनासिक वर्ण। तो यहाँ तक पूरा समझ में आप लोगों को आया होगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। इसका उच्चारण स्थान भी आया होगा। पूछ देगा कि बताइए कि ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो ब का उच्चारण स्थान क्या है, प वर्ग में आता है ब, तो क्या होगा इसका, ओठ होगा। ठीक है ना, ओष्ठ होगा। अब देखिएगा य र ल व, ये जो होता है इसको बोलते हैं, ये जो होता है अंतस्थ व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तलावी सा, जो मूर्धन्य सा, दंत्य सा और ह जो होता है इसको बोलते हैं उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। ये जो होता है छात्र रस र जो ज्ञ होता है इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये जो होता है र और ढ जो होता है इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इसे बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरी तरह अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
इसमें कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत हमें नहीं लगता कि आप लोगों को होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है, आगे आप लोगों को पढ़ना है। आगे आपको बताया गया है कि संयुक्त वर्ण जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो किसे कहते हैं? तो जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये 4 होते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन अभी आप लोग को बताएं क्या होता है। छ होता है, त्र होता है, स्र होता है और क्या होता है? यह होता है। तो ये बताइएगा ये जो छ होता है ये कैसे बनता है? क से बनता है और क्या बनता है? स से बनता है। ये सब संधि में काम आएगा, ठीक है ना? ये सब में हलंत लगा लीजिएगा, ये सब संधि में काम आएगा, ठीक है ना? त्र जो बनता है आधा त और आधा र से बनता है, ठीक है ना? जो छ बनता है, स्र जो बनता है स से और र से बनता है। इसको ज्ञा नहीं पढ़ते, इसको ज्या पढ़ते हैं। शुद्ध रूप से इसको क्या बोलते हैं? ज्या बोलते हैं, ठीक है? इसको ज्या बोलते हैं, ठीक है? तो इसका जो होता है आधा ज और यहाँ से इसका उच्चारण होता है, इसको क्या बोलते हैं? ज्या बोलते हैं। तो क्या होता है संयुक्त व्यंजन? क्या होता है आपका? यही होता है, ठीक है ना? जो व्यंजन दो व्यंजनों के से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। ये दो व्यंजनों से मिलकर के क्या होते हैं? बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? 4 होते हैं, छ, त्र, स्र और ज्ञ, ठीक है? तो ये सारा चीज आप लोग क्या कीजिएगा? कॉपी में लिख लीजिएगा, जैसे लिखा हुआ वैसे ही, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा गया है कि उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ क्या हो? नीचे को आए, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। देखिए जैसे बोलते थे आप ट ट, तो मूर्धा से क्या होता है? टकराता है, लेकिन वो झटके के साथ बाहर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही बोलते हैं आप बोलिए ड ड अढ़ा 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 बोलिएगा, इसको आप बोलिए र और अढ़ा, सॉरी अढ़ा, इसको बोलिएगा कि ढा नहीं होता, अढ़ा होता, अढ़ा। जीव आपका क्या होगा? ऊपर उठेगा, मूर्धा से टकराएगा, तब बोला झटके के साथ नीचे आएगा, ढ ढ ढ। तो क्या होता है? ढ होता है। तो र और ढ जो होता है उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। देखो क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है? जिनके उच्चारण में जीव पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे, जीव ऊपर उठता है और मूर्धा को स्पर्श करता है और फिर झटके के साथ क्या होता है? नीचे को आए, उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कितना होते हैं? 2 होते हैं, र होते हैं और अढ़ होते हैं, ठीक है? ऐसे ही लिख लीजिएगा। आगे देखिए क्या लिखा गया है। आगे बताया गया है कि द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं? देखिए इसमें क्या लिखा गया, जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है, जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति क्या होती है? लगातार होती है, वहां द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे ये आप ही लोग का एग्जाम में 10th और 12th बोर्ड वाला एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है? जैसे बात किया जाए, जैसे सच्चा, एक ही व्यंजन की आवृत्ति 2 बारी हुई है, ठीक है ना? तब 4 गो शब्द दे देगा, पूछेगा इसमें से बताइए कि द्वित्व व्यंजन कौन सा है? तो सच है, जिसमें क्या होता है? जो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति क्या हो? लगातार हुई होती है, मतलब हुई रहती है, उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। ये सच्चा हो गया, कच्चा हो गया, बच्चा हो गया, ठीक है ना? ये सारे के सारे जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, किस में आते हैं? द्वित्व व्यंजन में आते हैं। तो इसी तरह से आप भी क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे बताया गया है कि मुक्ताक्षर किसे कहते हैं, ठीक है ना? तो मुक्ताक्षर उन अक्षर या शब्दांश को कहते हैं जिसके अंत में कोई स्वर होता है, यानी कि जिसके अंत में कोई स्वर होता है उसे क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे बात क्या, जैसे जैसे लिखा गया है शब्द के अंत में गया, जैसे गए, क्या आप लिखना चाहे तो देखिएगा। बद्धाक्षर किसे कहते हैं? बद्धाक्षर उस अक्षर या शब्दांश को कहते हैं जिसके अंत में कोई क्या है? व्यंजन है। जैसे बात किया जाए आप। आगे देखते हैं संयुक्त ध्वनि किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर एक के स्वर के सहारे बोले जाए, जब 2 या 2 से अधिक क्या होते? व्यंजन मिल करके एक स्वर के सहारे बोला जाए, अक्सर शब्द के शुरू में
उसे क्या कहते हैं, क्या होते हैं, संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे ऐसे तुम लोग नहीं बोलते हो प्रकार, यहाँ पर दो को व्यंजन है लेकिन किसके सहारे बोला जा रहा है, अ के सहारे। जैसे इसको तोड़ोगे, अगर इसका विच्छेद करोगे, संधि इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो ये आएगा प प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस र प्लस अ। यानी क्या कहा गया, देखो क्या होता है, ये दो व्यंजनों की जो होता है, दो व्यंजन जो होता है बोला जा रहा है किसके सहारे, एक स्वर के सहारे। तो देखो क्या लिखा गया है, जब दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर एक स्वर के सहारे बोले जाए उसे क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनि कहते हैं। तो प्रकार हो गया, ठीक है ना, ये सारे प्रकार हो गया। ये ऐसे जो शब्द होते हैं ये किस में आते हैं, संयुक्त ध्वनि में आते हैं। अब देखो क्या लिखा गया है, प्राकृतिक भी हो सकता है, हाँ प्राकृतिक भी इसके अंतर्गत आ सकता है। आगे देखो क्या होता है, एकाक्षरी, किसी एकाक्षरी शब्द क्या होता है, हिंदी व्याकरण में जिन शब्दों के उच्चारण में केवल एक ही अक्षर होता है उसे क्या कहते हैं, एकाक्षरी शब्द कहते हैं। जैसे बोला हाँ, ना, जा, खा, पी, रो, ले, दे। ये जो एक एक जो क्या होते हैं व्यंजन से होते हैं, जो मिलकर के शब्द बने होते हैं, क्या होते हैं कि जिन व्यंजनों में, जिन व्याकरणों जिन व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में जिन शब्दों के उच्चारण में केवल क्या हो, एक ही अक्षर होते हैं उसे क्या कहते हैं, एकाक्षरी कहते हैं। जैसे हाँ, ना, जा, खा, पी, रो, ये सब क्या होते हैं, एकाक्षरी के अंतर्गत आते हैं। अब देखो क्या होता है, वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, अब सबसे यही लास्ट है, ठीक है। वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वर्णों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला क्या होता है, घोषत्व के आधार पर पढ़ेंगे, और दूसरा प्राण तत्व या वायु प्रेक्षण या काकल्य के आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर जो होते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए घोषत्व के आधार पर जो वर्ण जो होते हैं, ठीक है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहले घोष का अर्थ क्या होता है, घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ होता है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। स्वर क्या होता है, घोष, घोष का जो अर्थ होता है, ये जो स्वर यंत्र जो होता है आपका, जिससे हवा निकलता है और मुंह के किसी भाग से टकरा करके क्या होता है, बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। तो घोष का अर्थ होता है कि स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। अगर कोई वर्ण ऐसा बोल रहे हैं उसे अगर स्वर यंत्र में क्या हो, कंपन हो, तो उसे क्या कहते हैं, घोषा, तो उसे क्या कहते हैं, उस घोष कहते हैं, ठीक है ना। घोष का अर्थ ही होता है स्वर यंत्र में क्या होता है, ध्वनि का कंपन। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया, अघोष। अघोष मतलब स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन नहीं। यहाँ क्या बोला गया, सघोष या घोष। तो स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन उसे क्या कहते हैं, घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं, ठीक है। देखिए अघोष किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा, यहां पर आप लिखिएगा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में, स्वर यंत्र में कंपन, 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 कंपन होती है उसे, सॉरी, कंपन नहीं होती है, कंपन, स्वर यंत्र अघोष न है, कंपन नहीं होती है, नहीं, कंपन नहीं होती है, नहीं होती है, उसे अघोष व्यंजन कहते हैं, उसे अघोष व्यंजन कहते हैं, उसे अघोष व्यंजन, उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें देखिए क्या आता है, जैसे में बात किया जाए, इसमें आता है आपका प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग का प्रथम, 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 द्वितीय,
द्वितीय वर्ण तथा तथा तीनों स आता है, तलाबी स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीनों स आता है। इसको ट्रिक क्या है, याद करने का ट्रिक क्या है, इसमें लिख दीजिएगा क्या, अघोष। याद करने का ट्रिक आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, अघोष बराबर आप लोग याद कर लीजिएगा 12, यानी कि प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण से प्रथम वर्ण का 1 और द्वितीय वर्ण का 2 लिख लीजिएगा। 12 स स स स स स 12 स स स। इसको एक क्या होता है, ट्रिक के माध्यम से आप लोग इस तरह से क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसको कॉपी में भी लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में क्या होती है, कंपन नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें जैसे में होता है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण तथा तीनों स, तलावी स, मूर्धन्य स और दंती स। इसको ट्रिक याद करने का ट्रिक क्या है, अघोष बराबर याद कर लीजिएगा 12 स। ठीक है, अब क्या है, सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो घोष का अर्थ ही होता है क्या, स्वर यंत्र में कंपन। इसमें लिखिएगा जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन होती है स्वर यंत्र में कंपन होती है, उसे सघोष या घोष, इसे सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे में इसमें आते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन और हाँ इसके अंतर्गत इतना आता है। इसको याद करने का तरीका कैसे याद करिएगा, घोष या सघोष, सघोष बराबर यहां लिख लीजिएगा, सघोष बराबर लिख लीजिएगा तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा वर्ण से लिख लीजिएगा 3, चौथा वर्ण से लिख लीजिएगा 4 और पांचवा वर्ण से लिख लीजिएगा 5। और क्या है, अंतस्थ व्यंजन 345 अंतस्थ और क्या है, हाँ 345 अंतस्थ व्यंजन और हाँ, इस तरह से क्या कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग, हमको उम्मीद होगा कि आप लोगों को जो घोष व्यंजन है और जो अघोष व्यंजन है, जो घोष व्यंजन है, वो दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इससे प्रश्न पूछता है, बताइए, पूछ लेगा कि बताइए कि जो क होगा वो घोष व्यंजन में के अंतर्गत आएगा कि अघोष व्यंजन के अंतर्गत आएगा। तो क बताइए, प्रथम वर्ण है तो प्रथम वर्ण किस में आएगा, अघोष व्यंजन में आएगा। तो क किस में आ जाएगा, अघोष व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पूरा कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे लिखिएगा, आगे देखिएगा, आगे प्राण तत्व या वायु प्रेक्षण के आधार पर, यहाँ प्राण का अर्थ क्या होता है, हवा या सांस से होता है। प्राण का अर्थ क्या होता है, हवा या सांस। यानी कि वायु प्रेक्षण के आधार पर या प्राण तत्व के आधार पर जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्राण का यहाँ अर्थ होता है ना हवा, प्राण का अर्थ क्या होता है, हवा, यानी कि हवा यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कितना हवा निकल रहा है। ठीक है ना, किसी व्यंजन को हम बोल रहे हैं तो उसके बोलने में हम मुंह से कितना हवा निकल रहा है, उसके आधार पर जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक अल्प प्राण होता है, एक क्या होता है, महाप्राण। प्राण का अर्थ क्या होता है, हवा। अल्प मतलब होता है कम, यानी कि अल्प प्राण मतलब क्या होता है, कम हवा निकले। जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है, मुख से कम हवा निकले, उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण। इसमें लिखिएगा जिन
व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, कम हवा निकले उसे 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 अल्प प्राण कहते हैं। उसे अल्प प्राण उसे अल्प प्राण कहते हैं। उसे अल्प प्राण कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे में देख लीजिए, इसमें आता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय या तीसरा, तृतीय कॉमा पंचम वर्ण तथा उसमें व्यंजन तथा क्या आता है, उसमें व्यंजन आता है। यानी कि इसमें आता है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा क्या आता है, उसमें व्यंजन आता है। इसको याद करने का ट्रिक कैसे लिखिएगा, तो इसमें लिख लीजिएगा अल्प प्राण बराबर लिख लीजिएगा प्रथम से 1, तृतीय से 3 और पंचम से 5, यानी कि 135 और क्या उसमें व्यंजन, 135 उसमें व्यंजन, 135 उसमें व्यंजन। ठीक है ना, इस तरह से ही आप कॉपी में क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण देखिए किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजनों के, महा मतलब होता है ज्यादा, महा मतलब क्या होता है ज्यादा, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकले, इसमें लिखिएगा जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकले, उसे महाप्राण कहते हैं। उसे महाप्राण कहते हैं। देखिए इसके जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलता है उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है कैसे, क्या आता है, जैसे में प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ तथा क्या आता है उसमें क्या लिखे हो जी, अल्प प्राण में होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें सुधार कर लीजिएगा। इसमें आता है उसमें व्यंजन, सॉरी, इसमें आता है आपका उसमें व्यंजन, इसमें आता है उसमें व्यंजन, उसमें सुधार कर लीजिएगा वहां पे। इसमें आता है उसमें व्यंजन, इसमें आता है आपका उसमें व्यंजन। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक कैसे है, इसको याद कीजिएगा कैसे, महाप्राण बराबर, इसमें लिखिएगा द्वितीय से 2 और चतुर्थ से 4, यानी कि 24 उसमें व्यंजन, 24 उसमें व्यंजन। इस तरह से करके क्या कीजिएगा, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, इस तरह से क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट है कि अयोगवाह किसे कहते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है अयोगवाह किसे कहते हैं। तो देखिए क्या किसे कहते हैं, परंपरा के अनुसार अन और अ को स्वरों के साथ रखा जाता है। परंपरा के अनुसार
अन और अ को स्वरों के साथ, जैसे बोलते हैं अ आ ई, इसमें अन और अ लास्ट में आता है। यानी कि परंपरा के अनुसार अन और अन और अ को स्वरों के साथ क्या होता है, रखा जाता है। इसका उच्चारण व्यंजनों की भांति अ स्वर के साथ होता है। इसका जो होता है, जो इसका जो उच्चारण होता है व्यंजनों की भांति किसके साथ होता है, अ के साथ होता है, ठीक है ना। क्योंकि अनुस्वार का सिंबल यही होता है, विसर्ग का जो सिंबल होता है यही होता है। इसका जो मेल, जो इसका जो उच्चारण जो होता है ना, वो अ के मिलने से होता है, ठीक है ना। अ मिलता है तभी यहाँ पर क्या होता है, अन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, आ होता है, ठीक है ना। तो इनका उच्चारण व्यंजनों की भांति अ स्वर के साथ होता है, इसीलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है, इसीलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है। किंतु यह व्यंजन के लिए उच्चारण वहन करते हैं, किंतु ये व्यंजन के लिए उच्चारण वहन करते हैं। जैसे अन जो होता है, ये कन क हलंत के साथ अगर अन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा कन, यानी कि व्यंजनों के लिए क्या करते हैं, उच्चारण वहन, किंतु ये व्यंजनों के लिए उच्चारण वहन करते हैं। अतः इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। न इसे स्वर में रखा जाता है, न इसे व्यंजन में रखा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है, अयोगवाह को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है ना। अन को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है, अन को अनुस्वार और अ को क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। तो अयोगवाह आप लोगों को समझ में आया। अयोगवाह को ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्वरों के साथ आता है, तो स्वरों के साथ आता है तो मान लो कि ये स्वर स्वर हो जाएगा, नहीं ना, स्वरों के साथ आता है। जैसे मान लो अगुआ होता है, जैसे अगुआ होता है, बताओ, मान लो जैसे एक लड़का तरफ का होता है, एक लड़की के तरफ का होता है, एक क्या होता है, अगुआ होता है। तो मान लो कि अगुआ का घर लड़की के घर के एकदम बगल में है, अगुआ घर कहाँ है, लड़की के घर के बगल में। तो ये बताओ अगुआ का लड़की की तरफ का कहलाएगा, नहीं, अगुआ ना लड़की की तरफ का कहलाएगा ना लड़का, अगुआ अलग होता है, वो ना लड़की की तरफ का होता है ना क्या होता है, लड़का की तरफ होता है। वो अगुआ अगुआ होता है, वो अलग से होता है। इसीलिए उसी तरह से क्या होता है, अगुआ का काम करता है यहाँ अयोगवा, ये लड़की की तरफ से, यानी कि स्वर वर्ण की तरफ से आता है, लेकिन स्वर्ण वर्ण की तरफ से आता है तो क्या है, ये स्वर्ण वर्ण होगा, नहीं, ये स्वर्ण वर्ण नहीं होता है, और नहीं क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है, बल्कि ये अलग होता है, इसको बोला जाता है अयोगवा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, देखो, परंपरा के अनुसार अन और अ क्या होता है, स्वरों के साथ आता है। इसका उच्चारण व्यंजनों की भांति अस्वर के साथ क्या होता है, ठीक है ना। इसीलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है, किंतु यह व्यंजनों के लिए उच्चारण वहन करते हैं। अतः इसे स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुणों के क्या होते हैं, पाए जाते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या था, वर्ण परिचय था। वर्ण परिचय आप लोगों का पूरी जो तरीका से होता है, समाप्त होता है, ठीक है ना। आप लोग पूरी तरीके से जितना हम पढ़ाए वो सभी को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आपका वर्ण परिचय पर अगर आपका पकड़ मजबूत नहीं होगा, तो आगे जो आने वाले जितने भी जो हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक है, आपको उतने बेहतरीन तरीके से समझ में रहेंगे जितना बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।